गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था इशू ऑफ शेयर का। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स यानी कि डिबेंचर्स को इशू करना। देखो बेटा, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर बिल्कुल इशू ऑफ शेयर के चैप्टर्स की तरह है, अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। लेकिन इसके जो स्टार्टिंग की थ्योरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस चैप्टर की थ्योरी पोर्शंस को लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ डिबेंचर। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर का क्या मीनिंग होता है, डिबेंचर किसे कहते हैं? देखो बेटा, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर किसे कहते हैं? देखो सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शंस इसमें लेके चलते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अगर चलाया जाए तो बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और बात आती है कि किसी भी बिजनेस में जनरली बिजनेस के ओनर स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा लगाते हैं। लाइक अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर पैसा लगाते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं वो लोग पैसा लगाते हैं। इसी प्रकार अगर हम किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत शेयर होल्डर पैसा लगाते हो, आर कंसीडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब आप देखो कि जैसे मान लो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले उसके फाइनेंस को एस्टिमेट करते हैं कि उसके लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है। लाइक हम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए हमने एस्टिमेट लगाया कि 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। मान लो कंपनी के लिए 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। कंपनी ने क्या किया कि मार्केट में 10 लाख रुपीस के शेयर इशू करके मार्केट से 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लिया। अब बात आती है कि देखो किसी भी बिजनेस की बात क्यों ना कर लो, उसमें इनिशियली जो पैसा लगाया जाता है ना, वो पैसा उस बिजनेस के लिए कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे बिजनेस का साइज बढ़ेगा, मार्केट में हमारा शेयर बढ़ेगा, वी नीड एडिशनल फाइनेंस। आपने आज अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन कुछ समय के बाद आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहोगे। मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, मार्केट में नई मशीनें आएगी, मार्केट में आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे। यू आल्सो हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और इन सभी कामों के लिए यू रिक्वायर्ड एडिशनल फंड। मान लो हमें 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट और है। ठीक है, 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट और है। ये कंपनी है, 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में चाहिए थे। 10 लाख रुपए के शेयर इशू करके आपने 10 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कर लिया, बिजनेस को चला लिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू फील यू रिक्वायर्ड एडिशनल फंड ऑफ रुपीस 5 लाख। आपको 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट और है। अब बात आती है कि 5 लाख का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। हमने एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट लिया है 5 लाख रुपए। बात आती है 5 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है शेयर, कि भाई 5 लाख रुपीस के शेयर इशू और कर दो। लेकिन इसमें कुछ बाउंडेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है। वो क्या है? पहली प्रॉब्लम आपको पता है, हर कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल लिमिटेड होती है और कोई भी कंपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा की शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती। स्टार्टिंग में आपको कंपनी के लिए 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट फील हो रही थी, आपने 12 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल फिक्स करवा रखी है। अब आपको 10 लाख के शेयर इशू कर चुके, 2 लाख रुपए ही शेयर इशू करके मिल सकते हैं। तो पहली लिमिटेशन तो है ऑथोराइज शेयर कैपिटल की। दूसरी एक प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मान लो आपने मार्केट में एक बार शेयर इशू कर दिए, दे आर नॉन रिडीमेबल, वो रिडीम नहीं किए जा सकते। आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है ओनली फॉर 2 इयर्स या 3 इयर्स या 5 इयर्स। आपने शेयर इशू करके 5 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कर लिया। आफ्टर 5 इयर्स आप मार्केट में, आपके पास पैसा आ गया, आप पेमेंट करना चाहते हो, इक्विटी शेयर की पेमेंट नहीं हो सकती, रिडीम नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो भी एक लिमिटेशन है कि पैसा चाहिए आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जबकि शेयर इशू करके जो पैसा मिलेगा वो कंपनी के लाइफ टाइम तक के लिए मिलता है। उस केस में जब हमें प्रोजेक्ट से पैसा वापस मिलेगा तो हम उसको रिफंड नहीं कर पाएंगे और उसके ऊपर हमें डिविडेंड कंटिन्यूअसली पे करना पड़ेगा।
इसलिए कई बार जब हमें एडिशनल पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पैसा हम शेयर इशू करके ऑब्टेन नहीं करना चाहते। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, आपको तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, 5 लाख रुपए के एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट हो गई। अब बात आती है कि एडिशनल फंड कहां से अरेंज करें, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो होता है लोन। भाई आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, दैट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैन बी मीट थ्रू लोन। आप उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को लोन के थ्रू पूरा कर सकते हैं, ठीक है। भाई 5 लाख की रिक्वायरमेंट आपको मान लो 5 इयर्स के लिए है, तो आप ये पैसा लोन के रूप में ऑब्टेन कर सकते हो। आप लोन के थ्रू पैसा लो, प्रोजेक्ट में लगाओ, जब आपके पास पैसा रिफंड आ जाए तो आप उस लोन की पेमेंट करो। लेकिन बात आती है लोन कहां से लिया जाए, कैसे लिया जाए। तो देखो लोन के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। भाई अगर आपको लोन चाहिए तो आपका पहला ऑप्शन है कि किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाए। भाई आप किसी बैंक से लोन ले लो, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले लो, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं तो उस केस में पहली बात तो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आपको कोई ना कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी। दूसरी बात, वो लोग हमारे ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस लगाते हैं और उनको फॉलो करना जनरली हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पसंद कम करते हैं। तो फिर हमारे पास बात आती है कि भाई लोन लेना है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन नहीं लेना चाहते, तो फिर आप लोन कहां से लोगे। तो उसके बाद लोन लेने का एक अदर ऑप्शन आता है, दैट इज पब्लिक। भाई जिस तरीके से पब्लिक में आपने शेयर इशू करके उनसे पैसा ऑब्टेन किया, इसी प्रकार आप पब्लिक से लोन भी ले सकते हो, क्योंकि पब्लिक में हर प्रकार के बंदे इंक्लूड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, क्योंकि शेयर्स के ऊपर डिविडेंड की कोई रेट लिमिटेड नहीं है। डिविडेंड 5% भी मिल सकता है, 2% भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, और मिलने को 200% भी मिल सकता है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, यार कंपनी में पैसा लगा तो शेयर खरीद लो, क्या पता कितना डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिस्क कम लेना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कम मिले लेकिन सर्टेनली मिले। भाई डिविडेंड के केस में सर्टेनिटी नहीं है कि आपको डिविडेंड हर साल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आए जिसमें आपके पास सर्टेनिटी है लेकिन कम पैसा मिलेगा, तो कुछ लोग ऐसी चीजों में पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप लोग पब्लिक से लोन लेते हैं और उस लोन के बदले में उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन किया, रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाता है, विच इज कॉल्ड डिबेंचर, जिसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे आपको 5 लाख रुपए की लोन की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक में कोई एक बंदा तो है नहीं जिससे आप 5 लाख रुपए का लोन ले सको। आप शेयर की तरह इस 5 लाख रुपीस के लोन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे। जैसे एक हिस्सा आपने बना लिया 10 रुपीस का, टोटल हिस्से कितने बन गए, 50,000 शेयर बन गए, यानी कि 50,000 पार्ट बन गए। अब जैसे आपने 10 रुपीस के शेयर इशू किए, किसी ने 100 शेयर खरीदे, किसी ने 200, किसी ने 50, इसी प्रकार से आप क्या करोगे कि 100 रुपीस का लोन लोगों से लोगे, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, और जिस बंदे ने जितने का लोन दिया उतने रुपए का आप उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट दोगे, विच इज कॉल्ड डिबेंचर, जिसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। तो डिबेंचर का मतलब होता है, डिबेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेब्ट रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक। यानी कि डिबेंचर एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है विच इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेब्ट रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक, जो कि पब्लिक से लिए गए एक लोन का, एक डेब्ट का प्रूफ है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। पब्लिक से जब लोन लेते हो तो आप उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट देते हो जिसको हम डिबेंचर कहते हैं। देखो डिबेंचर के ऊपर कंपनी पब्लिक को इंटरेस्ट पे करती है। डिबेंचर पे एज ए कंसीडरेशन कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है,
और इंटरेस्ट की रेट भी सर्टेन होती है। कोई भी कंपनी मार्केट में जब डिबेंचर इशू करेगी तो उसके साथ लिखा होता है कि डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10%, 12%, 8%। डिबेंचर के आगे लिखा जाता है जैसे 10% डिबेंचर या 8% डिबेंचर या 7% डिबेंचर, जिसका मतलब ये होता है जो रेट डिबेंचर के साथ लिखी गई है that represent the rate of interest which is payable on that debenture, जो कि उस डिबेंचर पे पे किया जाएगा। इस रेट को कूपन रेट कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय कूपन रेट। तो कूपन रेट का मतलब होता है दैट रेट बाय व्हिच इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन डिबेंचर। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि डिबेंचर के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करती है। इंटरेस्ट इज ए चार्ज। इसमें एक बात और ध्यान रखना, इंटरेस्ट is a charge on profit। देखो कंपनी के द्वारा डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि इंटरेस्ट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। इंटरेस्ट प्रॉफिट के ऊपर एक चार्ज है। इट मींस इट इज कंपल्सरी टू पे इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पे करना एक कंपल्सेशन है, एक रिक्वायरमेंट है। 100% आपको इंटरेस्ट पे करना ही होगा। यानी कि देखो जैसे डिविडेंड के केस में शेयर इशू करती है तो उस पे डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट इज सर्टेनली टू बी पेड, यानी कि आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा नो मैटर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक, तो बेटा देखो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए सबके लिए डिबेंचर। उसके बारे में मैंने क्या बताया कि डिबेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, जो पब्लिक से लिए गए लोन का एक प्रूफ है। देखो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर्स स्टॉक बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी और नॉट। यानी कि डिबेंचर के अंतर्गत डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड या ऐसी कोई अदर सिक्योरिटी इंक्लूड की जाती है जो कंपनी की एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करे या ना करे। ठीक, ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर। बेटा डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। देखो अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला पॉइंट है कि डिबेंचर इज इशूड बाय ए कंपनी इन फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट व्हिच इज ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। शॉर्ट में ये कह सकते हैं डिबेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट, जो कि एक ऋण का प्रूफ है। सेकंड, ए डिबेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। आप लोगों को बताया हुआ था कंपनी के चैप्टर में कि हर कंपनी के पास अपने नाम की एक कॉमन सील होती है। ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट विद द कंपनी कॉमन सील इज एफिक्स्ड, यानी कि हर कंपनी के पास अपने नाम की एक कॉमन सील होती है। कंपनी के साथ किए गए हर ट्रांजैक्शंस के ऊपर उस कॉमन सील को लगाया जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट। देखो कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया। अच्छा, जब हम कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उसी टाइम डिबेंचर होल्डर को ये बताया जाता है कि आज से कितने साल के बाद किस डेट को हम आपको आपका पैसा वापस करेंगे। भाई आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो उसको टाइम पीरियड तो देना पड़ेगा कि आप उसका पैसा कब रिफंड करोगे। तो इसमें कह रहा है कि इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट। एक्चुअल में जो डिबेंचर है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो प्रिंसिपल सम है, जो उधार लिया गया पैसा है, उसको एक स्पेसिफाइड डेट को पे करने का प्रॉमिस इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, एज पर कंपनी एक्ट 2013 नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग ए मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर, यानी कि नो कंपनी कैन इशू द डिबेंचर फॉर ए पीरियड मोर देन 10 ईयर। यानी कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में डिबेंचर इशू करेगी तो वो डिबेंचर 10 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं हो सकते। ठीक है, बट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वो कंपनीज होती है जो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में एंगेज होती है, जैसे सड़कें बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट लेती है। तो ऐसी जो कंपनीज होती है
उन कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कहा जाता है। दे कैन इशू द डिबेंचर फॉर 30 ईयर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए डिबेंचर इशू करने का टाइम पीरियड है 30 इयर्स, और जो अदर कंपनीज हैं उनके लिए मैक्सिमम 10 ईयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यूजुअली द डिबेंचर आर इशूड विद ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज कॉल्ड कूपन रेट। यानी कि ऑन डिबेंचर ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, यानी कि इंटरेस्ट इज गिवन बाय ए स्पेसिफिक रेट व्हिच इज कॉल्ड कूपन रेट। डिबेंचर के ऊपर कंपनी एक स्पेसिफिक रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट करती है जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी। देखो इस पॉइंट को सिंपली ये कह सकते हैं जनरली वर्ड जरूर लगाने इस पॉइंट के साथ, क्योंकि ये 100% नहीं होता, कुछ केसेस में होता है। जनरली डिबेंचर क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी। जनरली जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो डिबेंचर कंपनी की एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हैं। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो डिबेंचर के प्रति सिक्योर होती है। अगर कल को कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कल को अगर किसी वजह से कंपनी के बिजनेस को शट डाउन किया जाए, बंद किया जाए, तो उन एसेट्स को बेच के सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी। तो उनको हम क्या कहते हैं, चार्ज ऑन एसेट्स कहते हैं। उसके बाद जनरली नेक्स्ट पॉइंट में भी जनरली फंड रेज बाय द इशू ऑफ डिबेंचर आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। देखो जनरली डिबेंचर इशू करके जो पैसा रेज किया जाता है वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। कंपनी उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि 2 साल 4 साल 5 साल, लगभग मोर देन 1 ईयर के लिए डिबेंचर इशू किए जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? ये तो गई हमारे पास डेफिनेशंस ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो बेटा, इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट आता है बॉन्ड। बॉन्ड किसे कहते हैं, बॉन्ड क्या होता है? देखो बेटा, बॉन्ड इज जस्ट लाइक एज ए डिबेंचर। बॉन्ड भी एक प्रकार का डिबेंचर है। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट कंपनीज इशूड द बॉन्ड, यानी कि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड इशू करती थी। व्हेन द गवर्नमेंट रेज द लोन फ्रॉम द पब्लिक, दे इशूड ए डॉक्यूमेंट व्हिच इज कॉल्ड बॉन्ड। यानी कि डिबेंचर की तरह, भाई डिबेंचर कौन इशू करता था, कोई भी कंपनी। बॉन्ड कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है तो एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है व्हिच इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अब एट प्रेजेंट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशूड बॉन्ड। आज की डेट में गवर्नमेंट के अलावा जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आल्सो इशूड बॉन्ड, वो भी बॉन्ड इशू करते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिबेंचर, देखो दोनों केस में पब्लिक से लोन लिया जा रहा है, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंड डिबेंचर इज दैट ऑन डिबेंचर वी पे इंटरेस्ट बाय ए स्पेसिफिक रेट रेगुलरली। डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है जो हम रेगुलरली पे करते रहते हैं, बट बॉन्ड, ऑन बॉन्ड इंटरेस्ट इज नॉट पेड रेगुलरली। एक्चुअली बॉन्ड आर इशूड एट डिस्काउंट। जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है, कंपनी इन बॉन्ड को 5 इयर्स के लिए इशू करना चाहती है, तो दिस बॉन्ड विल बी इशूड एट डिस्काउंट, जैसे 60 रुपीज में इशू करेगी, एंड दे विल बी पेड एट पार। जब उनका फ्यूचर में 5 इयर्स के बाद रिडेम्पशन करना होगा, पेमेंट करनी होगी, तो आफ्टर 5 ईयर कंपनी विल पे 100 रुपीज ऑन दिस बॉन्ड। इशू कितने में की है, 60 में, पेमेंट कितना कर रही है, 100, तो जो 40 रुपीज बॉन्ड होल्डर को ज्यादा मिलेंगे, दैट विल बी कंसीडर एज ए इंटरेस्ट फॉर द बॉन्ड होल्डर। वो बॉन्ड होल्डर के लिए क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। तो जनरली द बॉन्ड आर इशूड एट डिस्काउंट एंड दे आर रिडीम एट पार। द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन प्राइस विल बी द इनकम फॉर द बॉन्ड होल्डर। यानी कि जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं उनके लिए इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी कंसीडर एज ए इनकम, उसे ही उनकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमारे पास आता है, देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स और काइंड ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं? देखो कोई भी कंपनी मार्केट में कई प्रकार के डिबेंचर्स इशू कर सकती है।
ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डिबेंचर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो अगर हम डिबेंचर्स के टाइप में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इसमें पहला आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर किसे कहते हैं? देखो बेटा, सिक्योर्ड डिबेंचर मींस दोज डिबेंचर द होल्डर ऑफ व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज, सॉरी, द सिक्योर्ड डिबेंचर मींस दोज डिबेंचर व्हिच क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी। यानी कि जो डिबेंचर्स कंपनी की एसेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करते हैं। चार्ज क्रिएट का मतलब भाई कंपनी अगर सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रही है, मान लो 10 लाख रुपीस के डिबेंचर कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती है जो कि सिक्योर्ड डिबेंचर है, उसके प्रति कंपनी 5 लाख रुपए की मशीन, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग, ये दो एसेट्स मान लो उनके लिए सिक्योर्ड कर देगी। कंपनी इन एसेट्स को अपने पास रखेगी, यूज करेगी, लेकिन ये जो एसेट्स है ये इन डिबेंचर्स के प्रति सिक्योर्ड है, यानी कि इन एसेट्स के ऊपर डिबेंचर का एक चार्ज है। अगर कल को कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो इन एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस पैसे से सबसे पहले इन डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे, किसी और को नहीं कर सकते, पहले इनको पेमेंट करोगे। तो ऐसे डिबेंचर को हम क्या कहते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर। यानी कि सिक्योर्ड डिबेंचर मींस दोज डिबेंचर व्हिच क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी these assets will be sold out and debenture will be paid। यानी कि कल को अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो इन डिबेंचर्स को बेचकर शेयर होल्डर को, सॉरी, इन एसेट्स को बेचकर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे तो उनको क्या कहा जाएगा? सिक्योर्ड डिबेंचर। दूसरा हमारे पास आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड, देखो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मींस दोज डिबेंचर्स which do not create any charge on the assets of the company। यानी कि ऐसे डिबेंचर्स जो कंपनी की एसेट्स पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करते, which do not create any charge on the assets of company in case of liquidations of company they are considered just like as a normal creditor। यानी कि जो डिबेंचर्स कंपनी की एसेट्स पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करते, कंपनी लिक्विडेशन की कंडीशन में उनको नॉर्मल क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। जिस तरीके से नॉर्मल क्रेडिटर होते हैं उसी तरीके से इनसे बिहेव किया जाएगा, तो उनको क्या कहा जाएगा? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहा जाता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर का दूसरा नाम नेकेड डिबेंचर भी होता है, इनको नेकेड डिबेंचर भी कहा जाता है, नेकेड डिबेंचर। ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, ये क्या होता है? देखो कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है, जिन लोगों को डिबेंचर दिए गए उनके नाम का कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर द नेम ऑफ द होल्डर ऑफ विच आर रजिस्टर्ड विद द कंपनी। जिनके होल्डर्स का नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड है उनको हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, मैंने उस कंपनी के डिबेंचर खरीदे हुए, तो कंपनी अपना एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें मेरा नाम, एड्रेस और मैंने कितने डिबेंचर खरीदे वो पूरी डिटेल उस रजिस्टर में मेंशन होगी। कंपनी विल पे द इंटरेस्ट ओनली टू दोज पर्सन हुज नेम इज रजिस्टर्ड विद द कंपनी, चाहे उसने वो डिबेंचर किसी को दे दी। अच्छा, रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में एक बात और होती है, अगर मान लो मेरे पास कंपनी के रजिस्टर्ड डिबेंचर है, मेरा नाम कंपनी के पास लिखा हुआ है, और अगर कल को मैं वो डिबेंचर किसी और को बेचना चाहूं, जैसे कोई भी बंदा उसको मैं वो डिबेंचर बेचना चाहूं, तो उस डिबेंचर की ओनरशिप उसके पास तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक मैं एक ट्रांसफर डीड भर के कंपनी के पास ना भेजूं और कंपनी अपने रजिस्टर में से मेरा नाम काटकर उस बंदे का नाम ना लिखे, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अगर कल को मैंने किसी को डिबेंचर दे दिए, पैसे ले लिए, ही विल नॉट बी कंसीडर एज ए ओनर। तो ऐसे डिबेंचर्स को क्या कहा जाएगा? रजिस्टर्ड डिबेंचर कहा जाएगा। यानी कि दोज डिबेंचर द नेम ऑफ द होल्डर ऑफ व्हिच इज रजिस्टर्ड विद द कंपनी, कंपनी विल पे द इंटरेस्ट ओनली टू सच रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। उसके बाद अगला आता है बियरर डिबेंचर्स।
बियरर डिबेंचर्स। देखो बेटा, बियरर डिबेंचर किसे कहते हैं? बियरर डिबेंचर मींस दोज डिबेंचर द नेम ऑफ द होल्डर ऑफ विच इज नॉट मेंशन विद द कंपनी, या कंपनी हैव नो रिकॉर्ड द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर। यानी कि ऐसे डिबेंचर्स होल्डर का कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसे डिबेंचर्स को क्या कहा जाता है? बियरर डिबेंचर्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई ये पेन है, इस पेन का मालिक कौन है? जिसके पास ये पेन है, इसका कंपनी के पास, जैसे जो भी कंपनी का नाम है, उस कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये पेन किसने खरीदा है। आज ये पेन मेरे पास है, मैं इसका मालिक, मैंने किसी दूसरे को दे दिया, वो इसका मालिक, उसने किसी और को दे दिया, तीसरा इसका मालिक। तो ये एक प्रकार का बियरर पेन है जिसका कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बियरर डिबेंचर्स का मतलब ये होता है, बियरर डिबेंचर मींस दोज डिबेंचर द नेम ऑफ द होल्डर ऑफ विच इज नॉट मेंटेन विद द कंपनी, company have no record of such debentures holder, and the ownership of such debenture can be transferred only by the mere delivery। mere delivery का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे क्या होता है कि ऐसे डिबेंचर्स होल्डर का नाम कंपनी के पास तो मेंशन है नहीं, तो उस केस में मान लो मेरे पास डिबेंचर है, मैं मालिक, मैंने किसी और को पकड़ा दिया, वो उसका मालिक, कल को मान लो किसी और ने ले लिया, तो मैं क्लेम नहीं कर सकता कि ये डिबेंचर मेरे, क्योंकि कंपनी के पास मेरा कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक आता है हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। देखो बेटा, रिडीमेबल किसे कहते हैं? देखो, कोई भी कंपनी डिबेंचर के रूप में पब्लिक से लोन ले रही है, ठीक है, और नो डाउट जब हम पब्लिक से लोन ले रहे हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इट इज कंपल्सरी टू रीपे द अमाउंट ऑफ दैट लोन। भाई एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको उस लोन की रीपेमेंट भी करनी होगी। अगर आपने पब्लिक से लोन लिया है तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट लोन। आपको उस लोन की क्या करनी पड़ेगी? रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब डिबेंचर इश्यू करती है तो उसी समय डिबेंचर होल्डर को यह बताया जाता है कि आज से कितने साल के बाद और किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम आपको आपका पैसा रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे। ठीक है। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। आपको बताया भी था कि नॉर्मल कंपनी के केस में कोई भी कंपनी 10 साल के लिए मैक्सिमम डिबेंचर इश्यू कर सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 इयर्स के लिए। इसका मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अंदर उन डिबेंचर्स की पेमेंट की जाती है, तो उनको हम रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि रिडीमेबल डिबेंचर मींस दोज डिबेंचर व्हिच आर टू बी रीपेड बैक आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड और बिफोर लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी व्हिचएवर इज अर्लियर। यानी कि जिनकी पेमेंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान या कंपनी के लिक्विडेशन होने से पहले की जाती है, उनको हम रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड द रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है बेटा। नो कंपनी कैन इशू इन रिडीमेबल डिबेंचर, वो नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। देखो ये तो है रिडीमेबल डिबेंचर की डेफिनेशन। उसके बाद अगला आता है इनरिडीमेबल डिबेंचर्स। इनरिडीमेबल डिबेंचर्स ये क्या होते हैं? देखो बेटा, इनरिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं which cannot be redeemed before the liquidations of company। यानी कि ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनको एक बार इशू करने के बाद कंपनी का पैसा वापस नहीं लौटाती अपने लिक्विडेशन होने से पहले। अगर कंपनी 50 साल तक चलेगी तो ये डिबेंचर भी 50 साल तक कंटिन्यू रहेंगे, 100 साल कंपनी चलेगी तो 100 साल तक कंटिन्यू रहेंगे। तो ऐसे डिबेंचर को हम क्या कहते हैं? इनरिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट नो कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू इनरिडीमेबल डिबेंचर। अभी आपको मैंने क्लियर भी किया कि मैक्सिमम जो डिबेंचर का टाइम पीरियड होता है वो 10 ईयर का या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में 30 इयर्स का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। तो देखो इसमें कहते हैं कि इनरिडीमेबल डिबेंचर मींस दोज डिबेंचर व्हिच आर टू बी रीपेड बैक which cannot be repaid back before the liquidations of company। Irredeemable debentures means those debentures which cannot be paid back before the liquidations of company।
कंपनी लिक्विडेशन से पहले जिनकी रीपेमेंट नहीं हो सकती उनको इनरिडीमेबल डिबेंचर्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड इनरिडीमेबल डिबेंचर्स। एट प्रेजेंट नो कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू इनरिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखो बेटा, कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी कंपनी मार्केट में भाई दो प्रकार की सिक्योरिटी इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि शेयर और डिबेंचर, सॉरी शेयर और डिबेंचर दो प्रकार की सिक्योरिटी इशू कर सकती है। लेकिन देखो शेयर के केस में मैंने बताया कि नॉर्मली अगर कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो उसके ऊपर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती। लोगों को लगता है कि पता नहीं कंपनी कैसा चलेगी, डिविडेंड देगी भी या नहीं देगी, कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं है। तो उस केस में लोग कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना कम पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करती है कि लोगों को एक ऑप्शन देती है कि भाई इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज में आप हमारी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लो, जिसके ऊपर आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल 2 साल 3 साल तक आप डिबेंचर खरीद लो। उसके बाद आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड अगर आपका मन करे, डिबेंचर्स होल्डर का मन करे, तो वो अपने डिबेंचर्स देकर हमसे शेयर ले सकते हैं, यानी कि डिबेंचर को किस में बदलवा सकते हैं? शेयर्स में बदल सकते हैं। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या लिखेंगे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर मींस दोज डिबेंचर which can be converted into shares. Those debentures which can be converted into shares are called convertible debentures. ठीक है, देखो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो शेयर होल्डर की इच्छा, सॉरी डिबेंचर्स होल्डर की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवाए या ना करवाए। ठीक है, लेकिन कंपनी उन डिबेंचर्स होल्डर को ऑप्शन देती है कि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, 1 साल 2 साल 3 साल बाद, जो भी सर्टेन टाइम पीरियड कंपनी को उचित लगता है, उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप अपने डिबेंचर देके शेयर ले सकते हैं। तो इनको कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आपको सारे पता होने चाहिए। लगभग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनमें से एक टाइप जरूर पूछ लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टिंक्शंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। देखो शेयर और डिबेंचर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, ये चीज आपने +1 में भी पढ़ी थी बिजनेस स्टडी में थ्योरी के रूप में। शेयर और डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए इन पॉइंटों को हम लोग खुद ही क्लियर करते हैं, क्योंकि हमें शेयर के बारे में भी पता चल गया, डिबेंचर्स के बारे में भी पता चल गया, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंस है जो हम खुद बता सकते हैं। तो इसको बुक से ना पढ़कर हम लोग इसके डिफरेंसेस खुद बनाते हैं। पहला डिफरेंस कंसीडरेशन का। ऑन शेयर्स डिविडेंड इज पेड इन फॉर्म ऑफ कंसीडरेशन। शेयर के ऊपर कंसीडरेशन के रूप में डिविडेंड पे किया जाएगा, जबकि ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड इन फॉर्म ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है। सेकंड, चार्ज ऑफ कंसीडरेशन। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स इज नॉट ए चार्ज ऑन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये पॉइंट लिख रहे हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स इज नॉट ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, जबकि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। ठीक। थर्ड पॉइंट, प्रायोरिटी ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि कंसीडरेशन किसे पहले मिलेगा। देखो अगर कोई भी कंपनी जैसे शेयर भी इशू करती है और डिबेंचर्स भी इशू करती है, साल के अंत में एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी के पास प्रॉफिट भी है, तो पहले तो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाएगा। तो प्रायोरिटी किसको मिली? प्रायोरिटी ऑफ कंसीडरेशन ऑन शेयर्स। डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर्स होल्डर। डिबेंचर के केस में लिखेंगे ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑन शेयर। शेयर पे किसी भी प्रकार का डिविडेंड देने से पहले
डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर कल को कंपनी का लिक्विडेशन होता है, अगर किसी वजह से कंपनी के बिजनेस को शट डाउन किया जाए, बंद किया जाए, तो किसको पहले पैसा मिलेगा? देखो बेटा, इन केस ऑफ लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर आर पेड बैक आफ्टर द पेमेंट टू द डिबेंचर्स होल्डर। पहले कंपनी डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेगी, उसके बाद पैसा बचेगा तो शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, और शेयर होल्डर के केस में क्या लिखोगे? इन केस ऑफ लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी, डिबेंचर के केस में, इन केस ऑफ लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी डिबेंचर आर पेड बैक बिफोर शेयर होल्डर। तो प्रायोरिटी किसको मिलती है? डिबेंचर्स होल्डर को। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट, डिबेंचर्स होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, shareholder cannot participate, shareholder can participate in management, debentures holder cannot participate in management। तो देखो ये बेटा, ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है शेयर और डिबेंचर्स के बीच में जो हमने खुद बनाए। कुछ डिफरेंसेस इसमें सेम है और कुछ आप बुक से पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो क्लियर कर लेना। ओके, तो देखो ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शंस था डिबेंचर से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं? देखो, डिबेंचर का मतलब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कोई भी कंपनी मार्केट पब्लिक से जब लोन लेती है तो उस लोन के प्रूफ के रूप में पब्लिक को एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है विच इज कॉल्ड डिबेंचर। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेब्ट रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक। यानी कि पब्लिक से लिए गए एक डेब्ट का रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है जिसको हम डिबेंचर्स कहते हैं। अब बताती है कि कोई भी कंपनी मार्केट में कितने प्रकार के डिबेंचर्स इशू कर सकती है। एक कंपनी कैन इशू थ्री टाइप्स, कैन इशू द डिबेंचर थ्री टाइप्स, तीन प्रकार से इशू कर सकती है। एक होता है एट पार, सेकंड एट प्रीमियम और थर्ड एट डिस्काउंट। देखो, कोई भी कंपनी मार्केट में अपने डिबेंचर तीन प्रकार से इशू कर सकती है, आइदर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर दो प्रकार से इशू होता था, एट पार या एट प्रीमियम। डिबेंचर तीन प्रकार से इशू हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। देखो, सबसे पहले बात करें इशू ऑफ डिबेंचर एट पार की। एक कंपनी का मार्केट में एक डिबेंचर जितने रुपए का होता है, एग्जैक्टली अगर कंपनी उसी प्राइस के ऊपर इशू करे तो उसको कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। अगर 100 रुपीज का डिबेंचर है और कंपनी उस डिबेंचर को 100 रुपीज में ही इशू कर रही है तो उसको हम इशू ऑफ डिबेंचर एट पार कहेंगे। ठीक है। सेकेंड आता है इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब मोर देन द फेस प्राइस। देखो, कुछ कंपनी की मार्केट रेपुटेशन अच्छी होती है तो उन कंपनियों के लिए ये बात पॉसिबल है कि दे कैन इशू देयर डिबेंचर एट ए प्राइस मोर देन इट्स फेस प्राइस। यानी कि कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर को उसके फेस प्राइस से ज्यादा प्राइस के ऊपर इशू कर सकती है। जैसे लाइक किसी कंपनी का एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, कंपनी ने ये डिबेंचर मार्केट में 110 रुपीज में इशू किया तो उसको हम इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम कहेंगे। ठीक। उसके बाद थर्ड आता है इशू एट डिस्काउंट। देखो, व्हेन ए कंपनी इशू इट डिबेंचर एट लेस देन द फेस प्राइस, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। अगर मान लो किसी कंपनी का एक डिबेंचर 100 रुपीज का है लेकिन कंपनी वही डिबेंचर मार्केट में 90 रुपीज में इशू करे तो उसको हम इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट कहते हैं। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी मार्केट में अपने डिबेंचर तीन प्रकार से इशू कर सकती है, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम एज इट इज शेयर की तरह होता है। जिस तरीके से मार्केट में शेयर इशू किए जाते हैं उसी प्रकार डिबेंचर इशू किए जाते हैं। सारे का सारा प्राइस कंपनी एक कॉल में भी मंगवा सकती है और जनरली कंपनी डिबेंचर्स का प्राइस भी शेयर की तरह इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से। हर कॉल के टाइम वही दो एंट्री होंगी। ठीक है सर, बस सिर्फ फर्क ये आएगा शेयर की जगह डिबेंचर बड़ी यूज होगा। तो आप देखो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा
कि डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है तो किस तरीके से उसकी जर्नल एंट्रीज की जाएगी। तो आज के लिए आप लोग केवल इस डिबेंचर से रिलेटेड थ्योरी को करके देखिए, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसको तुरंत क्लियर कीजिए। बाकी इसका प्रैक्टिकल पोर्शंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।